बढ़ाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं लर्न विद मनोज। आइए सुनते हैं आज की एक और मार्मिक कहानी, कफन। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहानी कफन। झोपड़ी के बाहर एक बुझते अलाव के पास बाप बेटा चुपचाप बैठे हुए थे। अंदर बेटे की जवान पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा में छटपटा रही थी। हर थोड़ी देर में उसकी दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती तो दोनों का कलेजा कांप उठता। जाड़े की रात थी, सब ओर सन्नाटा था। सारा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। घीसू बोला, लगता है अब नहीं बचेगी। सारा दिन दौड़ते बीता है। जा एक बार देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती, अब जाकर क्या देखूं। घीसू बोला, तू बड़ा कठोर है बे। साल भर जिससे चैन सुकून से रहा, अब उसके लिए इतनी बेरुखी। माधव बोला, मुझसे उसका तर्पणा नहीं देखा जाता बापू। ये चमार जाति का परिवार था और गांव में बदनाम भी। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव और भी आलसी था, आधा घंटा काम करता और घंटों चिलम पीता रहता। इस कारण उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। अगर घर में थोड़ी सी भी अनाज हो तो दोनों कसम खा लेते थे कि अब काम नहीं करेंगे। जब भूख से बुरा हाल हो जाता तो घीसू जंगल से लकड़ियां तोड़ लाता, माधव उन्हें बाजार में बेच आता। जब तक पैसे रहते दोनों चैन से घूमते रहते। गांव में काम की कोई कमी नहीं थी। हर जगह मेहनती आदमी की जरूरत थी, लेकिन इन्हें तभी बुलाया जाता जब किसी को आधे पैसे में 2 लोगों से काम निकलवाना होता। दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य, संयम और नियम की कोई आवश्यकता न होती, क्योंकि यह सब तो उनकी प्रकृति में ही था। इनका जीवन अत्यंत विचित्र था। घर में केवल 2-4 मिट्टी के बर्तन थे। फटे पुराने कपड़ों से तन ढककर जीवन गुजारते थे। संसार की किसी चिंता का कोई बोझ न था। कर्ज में डूबे हुए, लोगों से गालियां खाते, मार भी खाते, फिर भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं। इतने दीनहीन कि जब लोगों को उनसे पैसे वापस मिलने की कोई आशा नहीं होती, तब भी वे इन्हें कुछ न कुछ उधार दे ही देते थे। कभी मटर या आलू की फसल में दूसरों के खेतों से चुपचाप उखाड़ लाते, भून कर खा लेते, या फिर 5-10 गन्ने उखाड़ लाते और रात को उन्हें चूसते हुए सो जाते। घीसू ने इसी तरह का जीवन बिताते हुए 60 वर्ष पूरे कर लिए थे और माधव भी उसी राह पर चल पड़ा था, बल्कि वह तो अपने बाप से भी 2 कदम आगे बढ़ चुका था। इस समय भी दोनों बाप बेटे अलाव के सामने बैठे थे और वही आलू भून रहे थे जो किसी खेत से चोरी करके लाए थे। घीसू की पत्नी को मरे बहुत समय हो चुका था। माधव का विवाह पिछले वर्ष ही हुआ था। जब से उसकी पत्नी घर में आई थी, उसने इस ऊधम मचाते परिवार में थोड़ी बहुत व्यवस्था लाने की कोशिश की थी। वह दिन रात मेहनत करके इन दोनों निकम्मों का पेट भरती रहती। उसके आने के बाद ये दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, और तो और थोड़े घमंडी भी बन गए थे। कोई काम देने आता तो सीधे 2 गुनी मजदूरी मांगते। अब वही औरत आज प्रसव पीड़ा से मर रही थी और ये दोनों इसी प्रतीक्षा में थे कि वह मर जाए तो चैन से सो सकें। घीसू ने एक आलू आग से निकाला, छीलते हुए बोला, जा एक बार देख तो सही क्या हाल है उसका। कोई टोना टोटका होगा और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को डर था कि अगर वह भीतर गया तो घीसू सारे अच्छे आलू खा जाएगा। वह बोला, मुझे वहां जाने में डर लगता है। घीसू बोला, डर किस बात का है बे, मैं तो यहीं बैठा हूं ना। माधव ने कहा, तो फिर आप ही जाकर देख लीजिए ना। कहानी जारी। घीसू बोला, मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था, और तू कहता है भीतर जाने से डर लगता है। फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सूध कहां होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। माधव बोला, मैं सोचता हूं अगर बच्चा हो गया तो क्या होगा। घर में सौंठ नहीं, गुड़ नहीं, तेल तक नहीं है। घीसू ने हंसते हुए कहा, सब कुछ आ जाएगा बेटा, भगवान दें तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं, वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मुझे देख, मेरे 9 बच्चे हुए, कभी घर में कुछ नहीं था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में दिन रात मेहनत करने वालों की हालत भी इनकी हालत से कुछ ज्यादा अच्छी न थी, जहां किसान तो खून पसीना बहाकर भी तंग रहते, और वही लोग जो उनकी कमजोरियों का फायदा उठाना जानते थे, अमीर बनते चले जा रहे थे। वहां इस तरह की सोच का पैदा हो जाना कोई हैरानी की बात नहीं थी। सच कहें तो घीसू उन किसानों से कहीं ज्यादा सोचने समझने वाला था। वह उन विचार शून्य किसानों की भीड़ में शामिल नहीं हुआ।
बल्कि बैठकों में बैठे उस टोलों में जा मिला जहां गप्पे हाँकी जाती थीं। हाँ, उसमें इतनी शक्ति न थी कि वह उस मंडली के नियम और तौर तरीकों का पालन कर सके। इसलिए जहां उस टोली के बाकी लोग गांव के मुखिया और सरगना बन बैठे थे, वहीं पूरा गांव घीसू को तिरस्कार की दृष्टि से देखता था। फिर भी उसे इस बात का संतोष था कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम किसानों की तरह अपना खून पसीना तो नहीं बहा रहा और उसकी सादगी और निरीहता का कोई अन्यायपूर्वक लाभ भी नहीं उठा रहा। दोनों बाप बेटे ने आग से आलू निकालने शुरू किए और जलते जुलसते उन्हें खाने लगे। कल से कुछ भी नहीं खाया था, इतना धैर्य भी नहीं था कि उन्हें थोड़ा ठंडा कर लें। कई बार उनकी जुबान जल गई, छालों से भर गई, लेकिन फिर भी वे चुपचाप खाते रहे, क्योंकि जले हुए आलू को मुंह में रखने से बेहतर था कि वे उसे सीधे अंदर निगल जाएं। वहां ठंडा करने के लिए काफी इंतजाम था। इस हड़बड़ी में उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर वे रुकते नहीं थे। वे खा रहे थे जैसे जान बचा रहे हों। कहानी जारी। कफन। घीसू को अचानक 20 साल पहले की एक बात याद आ गई। ठाकुर की बारात जिसमें वह गया था, उस दावत का स्वाद उसके जीवन की सबसे यादगार बातों में से एक था। वह बोला, वो भोज आज तक नहीं भूला हूं। उस दिन जैसा खाना फिर कभी नसीब ही नहीं हुआ। लड़की वालों ने सबको जी भर के पूड़ियां खिलाई थी। हर किसी को, छोटे हो या बड़े, सबने खाया, और असली घी की पूड़ियां। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, मिठाई। अब क्या बताऊं, उस भोज में क्या स्वाद था। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चाहो, जितना चाहो, मांगो और खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी तक न पिया गया। मगर परोसने वाले थे कि पत्तल में गरम गरम, गोल गोल, खुशबूदार कचौड़ियां बार बार डालते जाते थे। लोग मना कर रहे हैं, हाथ रोक कर बैठे हैं, पर वो हैं कि डाले जा रहे हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली। मगर मुझे कहां सुध थी पान लेने की। खड़ा तक नहीं हुआ जाता था, सीधे जाकर अपने कंबल पर लेट गया। क्या दिलवाला ठाकुर था वह। माधव ने इन स्वादों की कल्पना करते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। घीसू ने आह भरकर कहा, अब कौन खिलाएगा। वो जमाना कुछ और था बेटा। अब तो हर किसी को किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, श्राद्ध क्रिया में मत खर्च करो। अरे पूछो तो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहां रखोगे। कमाने में कोई कमी नहीं, मगर जब खर्च की बारी आती है तो किफायत का भूत सवार हो जाता है। माधव बोला, तुमने उस दिन 20 पूड़ियां तो खाई ही होंगी। घीसू ने गर्दन ऊंची करते हुए कहा, 20 से ज्यादा खाई थी। माधव ने हंसकर कहा, मैं होता तो 50 खा जाता। घीसू ने मुस्कुराते हुए कहा, 50 से कम मैंने नहीं खाई बेटा। बहुत अच्छा बना था, और तू तो मेरा आधा भी नहीं है। के लिए बस इतना ही। अगर आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में हाँ जरूर लिखें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। धन्यवाद।